आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का सिविक्स का चैप्टर 3 सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग-अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। आपने सरकार का नाम तो सुना है ना कि सरकार होती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता होगा कि सरकार हो क्या होती है, वो कैसे काम करती है, वो क्या काम करती है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो इस चैप्टर में आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है। मतलब जो लोग काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जैसे 8 घंटे काम, वैसे जैसे ऑफिशियल है क्या, ऑफिशियली क्या 8 घंटे काम करवाने चाहिए, कहाँ पे कहीं पे 10 घंटे 12 घंटे या 14 घंटे काम करवाया जाता है। तो वो अधिकारों की मांग, ठीक है। बाढ़ पीड़ित बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, मतलब बाढ़ आ गई है, उन लोग पीड़ित हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है या पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सरकार की ओर से राहत सामग्री उन्हें मिलनी चाहिए। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। अगर किसी भी चीज की ज्यादा रेट हो जाते हैं तो उसके मतलब लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो सरकार उसके कुछ एक फिक्स दाम कर दे कि इससे ऊपर नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय के लिए और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। मतलब एक तो अपनी देश है हमारा, मान लो, ठीक है, जो हमारी ये सीमा होती है इनकी रक्षा करना, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं या और जो देश हैं उनसे शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसकी ये जिम्मेदारी सुनिश्चित उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग होता है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होंगी? दरअसल, सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है।
स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। 3 स्तर होते हैं सरकार के, ठीक है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कामों के बारे में जानेंगी। ये आप यहाँ पे दे रखे हैं अलग-अलग स्टेट्स। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रश्न। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? सरकार को शक्ति देता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। आपने देखा होगा हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है? और हम अपनी सरकार चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र में लोगों की लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? मतलब आपके यहाँ पे जैसे ही शासन व्यवस्था है और आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो कैसी व्यवस्था आप चाहेंगे और क्यों चाहेंगे? नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं, उन्हें सुधार कर लिखिए। जैसे राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। क्या राजतंत्र में ऐसा होता है? नहीं, लोकतंत्र में होता है ऐसा। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, जबकि लोकतंत्र में नहीं। ऐसा राजतंत्र में होता है। मतलब राजतंत्र मतलब ही होता है राजा का तंत्र। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं उठा सकते, लोकतंत्र में उठा सकते हैं। तो ये है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही
अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। सर, संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्कों नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अब आज के टाइम पे कैसा है? सभी जो भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, उसे जो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुषों बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। ये देखो स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। ठीक है। जिस आदमी के पास हाँ, ये यहाँ से है। मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति का शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि मतलब कोई गरीब है तो उसकी वजह से वो वोट नहीं दे पा रहा है, या कोई पढ़ा लिखा है उसकी वजह से वोट नहीं दे पा रहा है। तो ये गांधी जी को पसंद नहीं था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। मतलब अ, यहाँ आपसे पढ़ते हैं दोबारा से। इस आंदोलन को महिला मताधिकार कहते हैं। मतलब महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? सफ्रेज मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ्रेज मूवमेंट। अब सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के नाम के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था का करना शुरू किया, तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी प्रकार के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, उन उसके लिए उन्होंने हर जगह अपने आपको लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई क्रांतिकारी महिलाएं
उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर